क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 12 जनवरी का। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का ही ईपीएफओ, सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक, देखिए आज जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोग के लिए एक बार रिमाइंडर है कि नोटबुक आप लोग को रखनी है। इसमें मैं जो भी वैल्यू एडेड एडिशन करता हूँ और या फिर जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको आपको लिखना है उस नोटबुक में। ये आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा। उसके बाद मैप बुक इंडिया के लिए ऑक्सफोर्ड और वर्ल्ड के लिए जो है ओरिएंट ब्लैक सॉन आपको लेनी है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए, वो आपको गाइड करने में आसानी देते हैं। और गाइडेंस की बात आए तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रोज़ सुबह 6 बजे क्या दिखाता हूँ, आपका वाई फैक्टर, एनालिटिकल माइंडसेट और इंटरलिंकिंग की एक्सरसाइज आप लोग को भली बात यहाँ पे सिखाई जाती है। इसको अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन यूपीएससी का जैसे भी पेपर चल रहा है, आप लोग देखिए करंट अफेयर की महत्वता बढ़ती जा रही है। और उससे ज़्यादा जो है वाई एनालिसिस और इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर आप लोग के लिए कि ईपीएफओ का 2020 के लिए और यूपीएससी का 2021 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहे हैं। और आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉल करना होगा 8564880530, 9696066089 पे। इन पेड ग्रुप ये क्या है एक्चुअली, कंप्लीट पेड ग्रुप है। इनमें टेस्ट सीरीज भी है, इनमें स्टडी मटेरियल भी है, सारा स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज दे आर बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। इसके अलावा जो है एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है जिसमें कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है बढ़ती हैं और आप जो है धीरे धीरे आप सारी मिस्टेक्स अपनी जो है कम करते चले जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई है। मतलब 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया किसने करी? डब्ल्यूटीओ ने करी। ठीक, इसके बाद क्या है, इंडिया जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। 3 जो है सब्सिडरी बॉडीज हैं उनको अब ये हेड करने वाला है, उसको प्रिसाइड करेगा। इसके बाद है आपका समलैंगिक विवाह पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु केंद्र सरकार को अंतिम मौका दिया। किसने दिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने। चीन द्वारा दक्षिण एशिया बहुपक्षीय बैठक का 3रा संस्करण आयोजित किया। चीन अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर रहा है साउथ एशिया से रिलेटेड। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण अफ्रीकी संस्करण कोरोना वायरस पर चिंता जताई है। मतलब जैसे कि न्यू स्ट्रेन आ रहा है, यूके में भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका में भी आ रहा है, तो साउथ अफ्रीका वाले पे चिंता जताई गई है। इससे रिलेटेड सारे हमारे जो आज का टॉपिक है चालू कर लेते हैं अपना। देखिए जीएस पेपर 2 में हमारा जीएस पेपर 2 का मेंस का सिलेबस यूपीएससी का जो अभी क्या है कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने समीक्षा करी हमारी ट्रेड पॉलिसी की। हर कंट्री की समीक्षा करते हैं, क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ का जो मेन मुद्दा है, उद्देश्य है, वो क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रेड। ठीक, इनकी वेबसाइट पे जाना है और जो लोग पेड ग्रुप में हैं और बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि इनके प्रिंसिपल्स क्या है। 4 प्रिंसिपल्स हैं मेन, उनको आप लोग को लिखना है। ठीक, जिसमें फ्री एंड फेयर ट्रेड होता है और आपका जो है सबको जो है टैरिफ बहुत कम करने हैं, तो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेकंड और फाइनल सेशन ऑफ इंडिया का 7th हुआ है वो अभी किया गया 8 जनवरी को डब्ल्यूटीओ वाला। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जो क्या फैक्ट्स हैं। तो अब ये टीपीआर जो था, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डब्ल्यूटीओ का। ठीक, मॉनिटरिंग करने का फंक्शन का, कि भैया जो मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर्स हैं, ये सब भी लिखना आप लोग जरूर नोट्स में। ठीक, मेंबर कंट्रीज हैं ट्रेड और उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज वो लोग चला रहे हैं वो क्या डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके अगर नहीं कर रहा है तो उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए क्रिटिसिज्म एंड ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है सोल्यूशन से भरपूर, सिर्फ आपकी खामियां ही नहीं बताना बल्कि खामियों को दूर करने का रास्ता भी दिखलाना ही कंस्ट्रक्टिव। और इसी तरीके से आप लोग अगर मेंस में लिख रहे हैं तो इस तरीके के ही वर्डिंग्स को यूज़ किया करिए। इट गिव्स ए पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, मेंबर अंडर व्यू रिव्यू जो होता है उससे होता है। देखिए डब्ल्यूटीओ होगा यहाँ पे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गलत लिखा हुआ है। डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को जो है सराहा है, उनकी सराहना करी गई है। इसमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थे हमारी तरफ से जो डब्ल्यूटीओ में बता रहे थे, उन्होंने ये बताया कि रिफॉर्म जो हम लोग कर रहे हैं
सुधार वो हम लोग लगातार कर रहे हैं और सतत तरीके से कर रहे हैं। कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये परस्यू कर रही है, एक्टिव टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर फॉर द वर्ल्ड बनना चाहता है। ठीक, और इसके लिए जो है हम पॉलिसी अपनी स्टेबल एनवायरनमेंट पॉलिसी हमने बना रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी हमने कहा हाँ टैक्स हम कम करेंगे, कभी दूसरे ने कहा नहीं हम टैक्स बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है। एक स्टेबल पॉलिसी है, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट है। साथ ही साथ लोअर अप्लाइड रेट्स हैं देन इट्स WTO कमिटमेंट। WTO ने मान लीजिए ये कहा है कि आप 10 वो करो % का टैक्स लगे, तो इंडिया कह रहा है कि हम तो भैया 8 ही लगा रहे हैं, हम कम लगा रहे हैं, जो अभी आप बता रहे हो उससे भी कम। ठीक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड हो सके, और जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। ठीक, इंडिया के ट्रेड रेमेडियल इन्वेस्टिगेशन जो उनको कंडक्ट किया गया ट्रांसपेरेंट मैनर में इन अकॉर्डेंस विद द WTO प्रोविजंस। मतलब हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, उनका जांच जो कर रहे हैं वो WTO प्रोविजंस के अंतर्गत ही कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रहे हैं, ये वाली बात है। ठीक, ओनली ए मिनिस्क्यूल। अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साथ ही इन कदमों से भारत के आयात पर भी ना के बराबर असर पड़ता है। जो भी भारत के जो इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं ये सब है, तो ऐसा नहीं कि आयात हम होने ही नहीं देते हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहते हैं। आयात को भी हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक्सपोर्ट को। हम बहुत ही मतलब इस सब चीज़ों में वाकई में इंडिया बहुत ही मतलब एक सभ्य, सीधा, ऑनेस्ट जो है कंट्री है। ठीक, नॉट लाइक आवर पार्टनर, मतलब जो है नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान एंड चाइना। इज ही स्पेशली थैंक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले जो सेक्रेटरी थे उन्होंने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ठीक, जहाँ पे बहुत ही कम विकास हुआ है अभी, उन कंट्रीज़ को अप्रिशिएट किया कि इंडिया के प्रोएक्टिव एफर्ट्स जो उन्होंने किए हैं एट WTO। ठीक, एज वेल एज इंडियाज़ वेरी लिबरल ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। ठीक, ये इंडिया की है, क्या है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। मतलब आप बांग्लादेश से अगर कोई आ रहा है सामान, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे और उस पर ड्यूटी जो है बहुत ही कम या फिर फ्री है बिल्कुल। ये वाली चीज़ होती है। ऐसे ही हमारे साथ, हमारा जो है USA के साथ में भी था, जर्नलाइज प्रेफरेंस सिस्टम था, है ना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था। वो अभी क्या हुआ था, ट्रम्पू ने हटा दिया था। अब ट्रम्पू को हम हटा देंगे। ठीक, 20 जनवरी बहुत ही पास है, हो सकता है उससे पहले ही हट जाए। कौन सा वो आर्टिकल अमेंडमेंट था, 25th अमेंडमेंट, अभी हम लोगों ने कल परसों डिस्कस किया था इसे। ठीक, पाथ ब्रेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और साथ ही साथ हमारा जो है इंडिया का प्रोएक्टिव एफर्ट रहता है। ठीक, सुविधा समझौते के परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा उठाए गए कदमों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा, काफ़ी मतलब प्रशंसा हुई है। अच्छा, इंडिया जो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है, मान लीजिए इंडिया के बॉर्डर्स पे, कस्टम्स पे जो भी गुड्स आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है, जल्द, कम समय में, उसका कम डॉक्यूमेंट्स में, ट्रांसपेरेंट तरीके से, सिंपल तरीके से सारा ट्रेड से रिलेटेड जो भी काम है वो हो जाए। इसी से रिलेटेड यहाँ पे बात है, एग्रीमेंट है। और ये किसके अंतर्गत आता है, WTO के अंतर्गत आता है। मान लीजिए वहाँ पे लिख दे UN कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ जाए, तो नहीं, ये किसमें, WTO में आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हाईली इम्प्रूव्ड रैंकिंग भी हमारी सुधरी है, किसमें, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडिकेटर अंडर द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक, और कंसर्न्स भी कुछ कुछ बताएं चिंता के लिए बात है भारत में, ये है कि ट्रेड पॉलिसी ज़्यादातर अभी तक चेंज नहीं हुई है हमारी। ठीक, सिंस द प्रीवियस रिव्यू जो हमारी समीक्षा करी WTO ने, तब से अभी तक चेंज नहीं किया गया है। WTO ने ये भी कहा कि इंडिया कंटिन्यू टू रिलाई ऑन ट्रेड पॉलिसी, जैसे कि हम टैरिफ लगा देंगे, एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा देंगे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइजेस जो है लगा देंगे कि भैया अगर आप आ रहे हो तो आपको कम से कम 20,000 का ही करना है इम्पोर्ट, तो, और या फिर इम्पोर्ट मतलब आप चाहे तो कितने का ही मंगाओ। ठीक, मान लो 2% का है टैक्स, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि चाहे कुछ भी करो, 200 रुपये से कम का इम्पोर्ट टैक्स नहीं लेंगे हम। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि इंडिया डिस्करेज करता है। और आजकल इंडिया में क्या चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। आत्मनिर्भर भारत क्या चीज़ है, एक तरीके का इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ही तो है। जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसको हम चाहते हैं कि घर, अपने घर में खुद ही बना लें। ठीक, तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें, ये कंसर्न्स की बात है। किसके लिए, WTO के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई कंसर्न की बात नहीं। हम मतलब इतने तो हम सब, हमारी संप्रभुता है, सॉवरेन कंट्री है कि हम कर सकते हैं सब।
ठीक। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया अभी मेंबर बना है, और जब इंडिया मेंबर अब बन गया है तो अब इसको 3 इम्पॉर्टेंट कमेटी जो समितियां हैं सिक्योरिटी काउंसिल की ही, उसको चेयर यानी कि प्रिसाइड करेगा। ठीक, वो कौन सी 3 हैं? वो कमेटी है आपकी काउंटर टेररिज्म, बहुत बढ़िया। तालिबान सैंक्शन, मतलब कि कुछ जो है तालिबान पे प्रतिबंध लगाने वाली बात है। अच्छा, तालिबान से रिलेटेड अभी मैंने आप लोगों को एक दोहा इंटरलिंकिंग एक्सरसाइज पीछे उस दिन पढ़ाई थी। तो वो उससे तालिबान से रिलेटेड क्या चीज़ थी? एग्रीमेंट था, एकॉर्ड था, क्या चीज़ था? वो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना। लीबिया प्रतिबंध समिति, इन तीनों पे इंडिया जो है वो करेगा। ठीक। आपका देखिए, एक बार ये करना है, एक काम और करना है, मैपिंग करनी है आज आप लोग को अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की मैपिंग करनी। मैंने ये सोचा कि रोज़ आप लोग से एक एक मैप कराता चलूँगा, ताकि जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं और जो नोट्स बना रहे हैं, और बाकी लोग भी जो लोग बात को मान रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गागर में, मतलब होता है ना, बूंद बूंद से जो है सागर बनता है, वो वाली बात है। आपका ये नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक, अफगानिस्तान की मैपिंग करनी, कुल मिला के आपको फिजिकल और वो सारी चीज़ें देखनी, किससे कनेक्टेड है, क्या चीज़ है, बॉर्डर। बिल्कुल, जब आप मैप करो तो मैं अर्जुन मत बन जाना कि आपको सिर्फ अफगानिस्तान के नाम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आसपास भी चीज़ें देखिए और अच्छे से मैपिंग करिए। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको उसका अंदाजा है, और जो आपका मेरा रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो देख रहे हो, तो आप जरूर ये कर लोगे आसानी से। अच्छा देखिए, जो पहली कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी है। 19 ये जो 2000 में 9/11 वाला जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, अलकायदा के द्वारा किया गया था, लादेन के उसमें लीडरशिप में, वो उसके बाद ये बनाई गई थी। ये मॉनिटर क्या करता है? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है, उनको काउंटर करने के लिए। इंडिया ने इसको पहले भी चेयर किया था 11-12 में, और जो 15 मेंबर हैं वो काउंटर टेररिज्म कमेटी में, उसमें चाइना भी है। ठीक, कौन कौन नहीं है वह ध्यान रखना। पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, ध्यान रखो। ठीक, बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक, इन लोकेशंस को मैप बुक में जरूर देखें। जर्मनी, फ्रांस, नाइजर, ऐसे बना लीजिएगा कि यूरोप में कौन से हैं। ठीक, आपके अमेरिकाज में कौन कौन से हैं। ठीक, सेंट विंसेंट है, इसको, अच्छा सेंट विंसेंट कहाँ है बताइए। ठीक, ग्रेनेडाइंस है, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, वियतनाम और यूएचए। ठीक, इसके बाद जो है लीबिया सैंक्शन कमेटी बनाई गई है। लीबिया में जो है ये भी आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की ही कमेटी है, और इसमें सैंक्शन रिजीम, मतलब कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्होंने। और आपको पता है गद्दाफी जब मारा गया, ठीक, तो हेल्प करी यूएसए ने। और लेकिन यूएसए ने एक एक प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं कराया पॉलिटिकल। ठीक, जैसे कि आप ये देखो, तो ब्रिटिशर्स जैसे इंडिया जा रहे थे तो उन्होंने लॉ पास किया, सब कुछ जो है यहाँ पे लीडर्स को खड़ा किया, नेहरू जैसे लोगों को, और फिर उसको जो है एक, मतलब ट्रांजिशन अच्छे से किया कि भैया हम जा रहे हैं, अब आप लोग इस देश को संभालो। लेकिन जब यूएसए ने यहाँ पे किया, गद्दाफी को मार दिया, डिक्टेटर को, लेकिन ट्रांजिशन ढंग से नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे फैक्शंस जो थे, जो लड़ रहे थे, वो आपस में, फिर उन्होंने क्या हुआ कि अब वो एकदम वहाँ एनार्की टाइप हो गई। ठीक, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। हर कोई कह रहा है कि हम बनेंगे, क्लेम कर रहा है कि हम पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इस पर सैंक्शन लगाए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा का। तो उसी से रिलेटेड यहाँ कमेटी है, वो ये मॉनिटर क्या करती है, आर्म्स एम्बार्गो लगाएगी, कोई आर्म्स की खरीद फरोख्त फालतू की नहीं होगी, ट्रैवल बैन किया गया, एसेट कुछ फ्रीज किए गए, इलिसिट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब क्या था कि वहाँ के जो लोग थे, अलग अलग जो ग्रुप्स लड़ रहे थे, अब उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मतलब उनको कुछ तो मनी तो चाहिए ना, तो पेट्रोलियम का बेच दे रहे हैं इधर उधर। ठीक, तो ये भी गड़बड़ है। तो इम्पोज आर्म एम्बार्गो लगाया था लीबिया पर, शस्त्र एम्बार्गो, मतलब शस्त्र का लेन देन, स्मगलिंग, ये सब ना हो, 2011 से। तालिबान सैंक्शन कमेटी, आप समझ ही रहे हो, 1988 सैंक्शन कमेटी है, और ये प्रमोट करती है, चाहती है कि भैया स्टेबिलिटी और स्थिरता, शांति और सुरक्षा बनी रहे। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब अगला हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम लोग ने पहले भी, मैंने आप लोग से सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस पूछे थे, जिसमें कि फिर से यहाँ पे जिक्र उसका आया है, तो फिर से बता दे रहा हूँ। नवतेज सिंह जौहर जो है, फाइनली अभी केस हुआ था 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अगर एडल्ट कंसेंसस, सहमति के साथ में, अगर सेम सेक्स वाले हैं तो वो कर रहे हैं,
तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था इससे पहले। लेकिन सुरेश कौशल वाले केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भैया क्रिमिनल एक्टिविटी है ऐसी। ठीक, 2013-14 में हुआ था ये वाला केस। और उससे पहले जो है नाज फाउंडेशन वाले केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कह दिया था कि भैया ये डीक्रिमिनलाइज्ड है। तो मतलब एक बार इसको 370 को बोला गया डीक्रिमिनलाइज, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है अगर आप कंसेंसस के साथ कर रहे हो, ये नहीं कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो आपका जो है फिर सुरेश कौशल वाले केस में इसको फिर से कह दिया नहीं क्रिमिनल एक्टिविटी है। और फाइनली नवतेज सिंह जौहर वाले केस में ये कहा गया कि नहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ केस अभी यहाँ पे दो ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं क्या, कौन कौन गया, एक तो 2 महिलाएं हैं, ठीक, और दूसरा जो केस है 2 मैन हैं। ठीक, जो 2 मैन हैं वो यूएस में शादी करके आ गए, लेकिन उनको इंडिया में शादी करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जो याले एक्ट्स हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट और आपका हिंदू मैरिज एक्ट, इनमें जो है अभी उनको मना किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। तो देख रहे हो यहाँ डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, अपनी सहमति सब कुछ है, एडल्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन जो एक्ट्स हैं, लॉ हैं, उनका अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो आ गया है, लेकिन लॉ जो है उनको नहीं वो कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 महिलाएं उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि चेंजेस करो। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंटर से पूछा है कि भैया अपना रेस्पॉन्स दो इन पिटीशन पे, कि आपका क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन सेम सेक्स के मैरिजेस का क्यों नहीं हो पा रहा है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हो, और इन सारे उसमें जो है क्या इनके अंतर्गत जो लॉज हैं क्या आपने करना है, ये सारी चीज़ें पूछी गई। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। अब थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, पिटीशन फाइल करी गई उच्चतम न्यायालय द्वारा सहमति जन समलैंगिक कृत्यों को गैर अपराध घोषित किए जाने के बाद भी समलैंगिक जोड़ों के मध्य विवाह संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसीलिए ये बोला गया है कि भैया पिटिशनर ने बोला है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करा दो हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में। और 2 पीपल अदर प्ली भी लगाई गई। वो किसने, देखिए, एक तो फाइल करी गई कुछ 2 महिलाओं के द्वारा, उन्होंने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको चैलेंज किया। उसके कुछ जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, वो ये कहते हैं कि वो प्रोवाइड नहीं करते हैं सेम सेक्स मैरिजेस। तो यहाँ पे ये सेम सेक्स मैरिजेस कि में एक एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविज़न ऐसा हो गया जो उसको डिसअलाउ कर रहा है। दूसरा, 2 जो है मेल पर्सन जो है यूएस में शादी करके आ गए, लेकिन इंडिया में उनको फॉरेन मैरिज एक्ट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कि मतलब माना नहीं जा रहा है, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। सीधी सी बात है। कोर्ट ने ये कहा कि देयर हैज़ बीन, कोई हमने तुमको बोला था, अभी तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है, हमको कुछ समझ नहीं रहे हो क्या। ठीक, इसके बाद से यहाँ पे भारत में समलैंगिक विवाह से रिलेटेड 370 जो है आपका आईपीसी के अंतर्गत की धारा है 370। और इसमें ये जो सेक्शन है आपका इंडियन पिनल कोड इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1861 में। मैकॉले था ना बंदा जिसने 1860 और ये सब बनाए थे। ठीक, और ये ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आया था। और इस वाले प्रावधान को कौन से एक्ट से लाया गया था, बगरी एक्ट कोई था ये, और आपका 1533 किसका, ब्रिटिशर्स का ही था ऑब्वियसली। तो उन्होंने बताया था कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, वो इलीगल है। ठीक, तो वो इलीगल है। लेकिन 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन में कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये वाला 370। ठीक, और इसको हम डीक्रिमिनलाइज कर दे रहे हैं, कंसेंटिंग एडल्ट चाहें तो ये सब कर सकते हैं। और इसको फिर अभी जो है 2018 में नवतेज सिंह जौहर वाले केस में हो गया है, ये वाली बात है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है इलेक्ट किया गया था आपका 1955 में, और स्पेशल मैरिज एक्ट आपका 1954 में। और ये प्रोवाइड करता है स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल इंडियन नेशनल एंड फॉरेन कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और फेथ अलाउड बाई आइदर पार्टी। अब देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती है, इंटर रिलीजन मैरिज भी हो जाती है। आपका कोई दूसरे देश से आप जो है मतलब ऑल इंडियन नेशनल और इन फॉरेन कंट्रीज़ आप जाके वहाँ पे भी कर रहे हो शादी, तब भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आती है। ये वाली बात है, समझ में आ गया ना। ठीक, अच्छा देखिए, जो आपका जीएस पेपर 3 है उसमें हमारा एक टॉपिक है आपका चाइना, मतलब उसमें इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन तो वैसे बेसिकली जीएस पेपर 2 में है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड अगर आप देखोगे डिफेंस इश्यूज से, तो ये वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा जीएस 3 में। यहाँ पे क्या हुआ, चीन द्वारा दक्षिण एशिया जिसमें हमारा पाकिस्तान, इंडिया, ये सब आते हैं, सार्क की कंट्रीज याद है ना, जो मैंने आप लोग ट्रिक बताई थी, BBIN मैप्स। ठीक, BBIN मैप्स क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक, तो वैसे दक्षिण एशिया वाली कंट्रीज़ में अब क्या है कि चाइना घुस रहा है यहाँ पे।
ठीक, चाइना घुस रहा है, इन सब से बातें कर रहा है कि और धीरे धीरे क्या है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्या है कि ये मल्टीलेटरल साउथ एशिया में मल्टीलेटरल मीट कर रहा है, जिसमें कि आपका अभी भूटान तो नहीं जा रहा है, ठीक, मालदीव भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जा रहे हैं। बाकी लोग में देखो, पाकिस्तान तो पक्का जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन वो इंडिया की तरफ से, मान लो ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से वो कर रहा हो पैरवी, या पैरवी क्या मतलब, वो जाएगा तो इंडिया को तो के लिए तो अभी फ्रेंडली है। लेकिन नेपाल और पाकिस्तान ये बहुत बड़े कंट्री दोस्त हैं दोनों के दोनों, और ये इंडिया के खिलाफ एक तरीके से चाइना की मदद कर रहे हैं। ठीक, तो तीसरा संस्करण था इसका, आयोजित किया गया। अब इसमें जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। मेन मुद्दा क्या बताया गया, भैया हम कोविड-19 से निपटना चाहते हैं। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा जो है चाइना खुद ही वायरस फैलाओ, खुद ही जो कह दो, अब हम निपटना चाहते हैं, बताओ वैक्सीन चाहिए, दें दें। ठीक, ये वाली चीज़ है। इंडिया ने नहीं इसको ज्वाइन किया है, आपको पता ही है। और ये एक नया एंड कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एजेंडा, जो आर्थिक नए एजेंडा है उनके बारे में भी है। और ये बीजिंग का मतलब चाइना का एक नया आउटरीच है इन द रीजन। ठीक, एक तरीके से सॉफ्ट पावर टाइप की चीज़ है। पहले तो वो क्या करता है कि लोन देता है, इसको क्या कहते हैं, नियो कॉलोनिज्म। अच्छा देखिए, चलिए अब ये टॉपिक आ गया है तो कॉलोनिज्म का कॉलोनियलिज्म होगा आपका। ठीक, देखिए, इंपीरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद, मतलब कि आप अपनी कंट्री अपने लोगों के लिए किसी और कंट्री को रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मार्केट, इन सब की तरह यूज़ कर रहे हो, तो आप इंपीरियल पावर हो। ठीक, इसी को इंपीरियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद बोला जाता था। जिस कंट्री को आप बनाते थे वो आपको क्या कहलाती थी, आपकी कॉलोनी कहते थे। तो ये आपको जो है कॉलोनिज्म जो कर रहा है उसको कॉलोनिज्म बोलते थे। आज की तारीख में क्या हो रहा है, चाइना जाएगा पाकिस्तान में, कहेगा अच्छा आपके यहाँ बहुत भुखमरी है, कोई बात नहीं, हम जो है रोड बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, ये सब आएगा, और सब बनाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा हमसे। ठीक, आप बताओ, तो अगर लोन दे दें तो लोन, आप लोन ले लिया, और लोन चुका नहीं पाए तो फिर अब वहाँ पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जहाँ पे भी जो भी ज़मीनें हमने ली थी, ये सब टेरिटरी अब हमारी हो गई। ये है नियो कॉलोनिज्म जो कि चाइना कर रहा है। और देखिए, थर्ड डायलॉग था 6 जनवरी को, हुआ पूरा एवरी कंट्री हुआ, लेकिन इंडिया, भूटान और मालदीव नहीं गए। ये एंटी एपिडेमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो फेस क्या दिखा रहे हैं और काम क्या करना चाह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। पॉवर्टी रिडक्शन कराना है, चाहे मतलब पाकिस्तान में पॉवर्टी रिडक्शन कराना चाहते हैं ये लोग। चाहे भूटान में, सब, भूटान तो गया ही नहीं, इंडिया भी नहीं गया, मालदीव भी नहीं गया, बस इन तीनों गया तक ना। साउथ एशियन मल्टीलेटरल जो बहुपक्षीय वार्ता है, इसमें क्या है, ऑल थ्री डायलॉग में पाकिस्तान नेपाल जोड़ गया, और ये दोनों एक तरीके से इंडिया के खिलाफ, इन चाइना की रीजनल स्ट्रेटजी में इंडिया के खिलाफ जो है जुट गए हैं दोनों दोनों। और ये फर्स्ट सच मीटिंग जो पहली बार हुई थी चाइना की, जुलाई में हुई थी। इसमें जो है पाकिस्तान नेपाल अफगानिस्तान गए थे। सेकंड मीटिंग जो है नवंबर 2020 में हुई थी, और इसमें पाकिस्तान नेपाल तो है ही हैं, साथ ही साथ श्रीलंका भी आ गया और बांग्लादेश भी थे, इसमें अफगानिस्तान नहीं था, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद जनवरी 6 वाले में क्या है कि ऑल 5 कंट्रीज़, पाकिस्तान जो अभी हुई है, पाकिस्तान नेपाल अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश सब आ गए थे। ठीक, तो इसमें से जो है इंडिया रह गया, आपका भूटान रह गया और मालदीव रह गया। बाकी जो है सब वहाँ पहुँच गए, चाइना की जो है लल्लो चप्पो करने के लिए। अच्छा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो आपका ये अक्साई चीन के ये काशगर से होते हुए आपका ग्वादर फोर्ट बनाता है, और ग्वादर पोर्ट से आपका अरेबियन सी में जुड़ जाता है चाइना। ठीक, तो ये वाली जो है पूरी लिंक है, इसमें रोड है, कई सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल पूरा सब बनाएगा। चाइना ने लोन दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्या है, वो अपना लोन लेता है और वहाँ पे अय्याशी उड़ा देता है, वो बाकी वापस उसे करना ही नहीं है, फिर किसी और ढूंढ लेगा वो। ठीक, तो कि भैया पैसा दे दो हमको। तो एट द जुलाई क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो हुआ था अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान, अब चाइना क्या कह रहा है कि भैया एक काम करते हैं, अभी जो हम CPEC कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब इसको हम अफगानिस्तान तक जोड़ना चाहते हैं। मतलब अब वहीं सब बताएंगे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान है, और मतलब ये है कि हम यहाँ पे आपके यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलप कॉरिडोर प्लान बना चाहता है नेपाल के साथ में। और इस वाले जो इसको बनाएगा वो क्या है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है, इसके जरिए इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान बनाना चाहता है चाइना के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, अपने आप उसने सब कुछ बना लिया है। अब हर जगह वो खपाना तो है ही उसके अपने रिसोर्सेज को, तो हर जगह जा रहा, न्यू कॉलोनिज्म फैला रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक, इसमें ध्यान रखें, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क ये चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। कहीं वो पूछे कि इंडिया का नया प्रोग्राम है, तो नहीं। 4 कंट्रीज जो कनेक्टेड बाय द माउंटेन रिवर्स, और एंड ऑल्सो ऑफर्ड टू शेयर चाइनाज एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटीज ऑन कोविड-19 वैक्सीन।
तो मतलब वही सारी चीज़ है, खुद की बात मनवानी है उसे। अभी आप एक इसको ये भी कहते हैं चेकबुक, चेकबुक डिप्लोमेसी। जो लोग यूपीएससी के मेंस या फिर बाकी लिख रहे हैं यूपीपीसी से, वाला ध्यान रखें, चेकबुक डिप्लोमेसी भी बोला जाता है इसको। ठीक, जो चाइना करता है, मतलब हमारे पास चेकबुक है, बताओ कितना पैसा चाहिए, लौटा नहीं पाए, कोई बात नहीं, जमीन ले लेंगे हम आपकी। देखिए अब इसमें मीटिंग में क्या है, यही इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक क्या हुआ, कॉपरेशन, इकोनॉमिक, आर्थिक और व्यापार वाली सब बातें हो रही हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज चैलेंजेस से निपटने की बातें हो रही हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस तरह ये नहीं है कि ये जैसे कि आपका नॉन मिलिट्री सोर्सेज की वजह से जो हो रहे हैं चैलेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कार्सिटी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर। ठीक, आपका इरेगुलर माइग्रेशन हो रहा है, फूड शॉर्टेज हो रहा है, पीपल स्मगलिंग हो रही, ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही, ट्रांसनेशनल क्राइम हो रहा है। ये दोनों किस में आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ रहा है, जो कि आपका कौन से वाले जीएस पेपर 3 में ही आता है। ठीक, तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन्हें बोला जाता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसको चाहो तो आप लोग लिख लेना, पीडीएफ में क्यों हो सकता है ना मिले, क्योंकि ये मैंने अलग से इसको जोड़ा है। ठीक, अब देखिए और वही है, सतत विकास को बढ़ावा देना है। और चाइना की बेल्ट एंड रोड वाली जो है ना, जैसे इंडिया है उसको घेरने वाला बात है, चाइना की तरफ से ये बेल्ट जो है इधर बना रहा है, ऊपर लैंड वाले एरिया में रोड ऐसे बना रहा है। मतलब इसमें पोर्ट्स वोर्ट्स बनाएगा, डीप पोर्ट्स हैं उसमें, नेवल और सबमरीन शिप्स भी जा सकते हैं। हम्बन टोटा हो गया, यहाँ पे कैकव्यू हो गया आपका जो है, और इधर तंजानिया, इन सब जगह पे बना के इंडिया को घेर रहा है। ग्वादर पोर्ट यहाँ पे हो गया, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है। ये मीडिया के द्वारा नाम दिया गया हुआ है, ध्यान रखना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है चाइना ने नाम नहीं दिया है, ये मीडिया ने नाम दिया है। लेकिन चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खुद नाम दिया, ऑफिशियल इनकी वो है, ये नेशनली डिटर्मिंड। ठीक, पोस्ट कोविड-19 में रिकवरी करनी है हमें, तो ये बेल्ट इनिशिएटिव को बूस्ट करो। उन्होंने ये भी एग्री किया कि कंट्रीज लिंक्ड बाय द लो लैंड पोर्ट्स, तो उनके बीच में ज्वाइंट रिस्पांस मैकेनिज्म होना चाहिए बॉर्डर एरियाज़ में। और ये कमिट करें ग्रेटर इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। चाइना के लिए शेयरिंग करने के लिए ज़रूरत क्या है, वो तो स्पाइंग करके कर ही लेते हैं, हैक कर लेंगे आपका। ठीक, डब्ल्यूएचओ ने जो है रेज किया है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस, उस पे जो है उन्होंने चिंता व्यक्त करी है, ये वाली बात है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पोस्टिंग वाली बात है, उसमें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है, ये डब्ल्यूएचओ में प्रमुख वैज्ञानिक हैं। ये ध्यान रखना, पूछ ले किससे संबंधित है, डब्ल्यूएचओ से। कौन सी पोस्ट में प्रमुख वैज्ञानिक हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर अगर इसको पढ़ोगे तो इसमें, चलिए अब तो याद ही रहेगा। इनका मतलब चिंता है कि साउथ अफ्रीका वाला जो वेरिएंट है, अच्छा, जो मैंने आप लोग पहले बताया आरएनए वाले जो वायरस होते हैं, वो अपने आप को म्यूटेशन करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो रेप्लिकेशन होता है, ठीक, जो भी रेप्लिकेट करते हैं सेल के अंदर, तो इनके अंदर ये मशीनरी नहीं होती कि जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसको उसको चेक कर सकें। तो कैसा भी इनका हो जाता है, तो ये फिर उसके बाद धीरे धीरे म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन से हो सकता है कभी कभी अच्छा भी हो, कभी कभी ख़राब भी हो सकता है हमारे लिए। जो ख़राब वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ने के लिए क्या होता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, जो कि भारत में बहुत कम हो रही है, इसलिए हो सकता है हो भी रही हो तो पता ना चल पा रहा हो। जेनेटिक सीक्वेंसिंग किसकी करोगे आप, जो मतलब ये कोरोना वायरस वाला है, आप जब जाते हो कोविड टेस्ट कराने, तो उसके साथ ही साथ वो कोविड टेस्ट खाली आपकी देखता है कि मतलब किस तरीके से आपका वो वायरस है कि नहीं है, क्या क्या मतलब इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जेनेटिक सीक्वेंसिंग से ये पता चलता है कि क्या ये वो म्यूटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, म्यूटेशन जो आरएनए वायरस होते हैं वो बहुत ही आम बात है उसमें। जैसे कि ये इसमें मैंने आप लोग को पहले बताया था कि कोल्ड का जो वायरस होता है, वो हर साल उसकी नई वैक्सीन लाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरीके का आरएनए वायरस है, और ये भी अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यूके में आप लोगों ने सुना होगा नाम कि न्यू स्ट्रेन आया है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी न्यू स्ट्रेन आया है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि म्यूटेशन कभी हो सकता है सही भी हो, खुद ही मर जाए, लेकिन कभी हो सकता है गड़बड़ भी हो। तो साउथ अफ्रीकन वाला जो वेरिएंट है वो गड़बड़ है, बस ये चीज़ यहाँ पे बतानी थी। पूरा पूरा जो है वही फैक्ट बताए हुए हैं। एक्सपर्ट बिलीव कर रहे हैं यूके वेरिएंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वैक्सीन से हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला दिक्कत कर रहा है, और ये इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा। ठीक, इस वेरिएंट को जो है नाम दिया गया है 501Y.V2। ठीक, बिकॉज ऑफ द 501Y म्यूटेशन जो हुआ उसकी वजह से। म्यूटेशन का नाम पूछ ले तो ये आपके सामने लिखा हुआ है।
ठीक। और ये किस में हुआ है, जैसे आपने देखा होगा वायरस का जो स्पाइक्स निकले हुए हैं ये कांटेदार, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है और इसी के जरिए कांटे को जो है छेद करके ये चलाता है सेल्स के अंदर, ये वाला वायरस, और सेल के अंदर जाके ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ध्यान रखना, अगर पूछ लगे कहाँ रेप्लिकेट करता है, खुलने में नहीं करता है, जाके सेल के अंदर घुस के करता है। घुसने के लिए कांटा चाहिए, कांटा चुभौता है, कांटा जो चुभो रहा है यही कोविड की वायरस की एक अलग से नोवल कोरोना वायरस का जो है स्पेशल फीचर है। और इसी स्पाइक्स में म्यूटेशन हुआ जिसका नाम क्या बताया गया है, N501Y म्यूटेशन बताया गया है। समझ में आई बात? एक एक चीज लिंक करके पढ़ो, क्या नहीं समझ में आएगी। अगर आप लोग पसंद आता प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा। आप लोग जो है लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? प्लीज लाइक जरूर करिए अगर आपको 1% भी लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो। ठीक। अब देखिए इसमें यहीं पे एक स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस किया गया, यूज टू गेन एंट्री, सेल के अंतर्गत घुस जाते हैं और वहाँ जाके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। पहले जो म्यूटेंट बना था कोरोना वायरस का उसको क्या नाम दिया गया था, D61D614G म्यूटेशन और N501Y म्यूटेंट। ठीक। इस तरीके से अब इसकी ट्रैकिंग कराई जा रही है, ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन हो रहा है, पब्लिक जीनोमिक जो है सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। इसमें डेटाबेस जो है कौन बना रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, GISAD। ठीक। ये जो है डेटा इसका बेस बनाया जा रहा है और ये इनेबल करता है WHO और पार्टनर जो भी हैं WHO के, कि ट्रैक कर सकते हैं वायरस का फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा ना हो कि वो पता चला भयावह रूप ले गया तब आप उसका वो रोकने की कोशिश कर रहे हो, तब तो देर हो जाएगी, वो दाना बच चुका होगा। GSIAI जो AID है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, स्टार्टेड बाय WHO ही है, 2008 में बनाया गया था, फॉर कंट्रीज टू शेयर जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक। याद रहेगी ना, संस्था WHO की है, जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित है। इसका डेटा यूज़ करके हम कोविड को अभी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। म्यूटेंट वेरिएंट जो है इंडिया ने अभी तक टोटल 82 पीपल जो है बताए हैं कि UK वाला जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उससे है, और प्रेजेंटली कोई रिपोर्ट नहीं है कि साउथ अफ्रीका वाला भी हमारे यहाँ घुस चुका है। ठीक। तो अंत में हम लोग आ गए अपने फेवरेट पोर्शन पे, जो कि कहलाता है कौन बनेगा IAS इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एग्जाम में जाके आपको पेपर को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि करना ही है आखिरी में। तो उसकी आदत क्यों ना डालें, अभी से डाल लें। देखिए सबसे पहले देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहा, तो यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है, यानी करेक्ट पूछ रहा है, और किससे संबंधित है, मेरा गाँव मेरा गौरव। ठीक। इसके बाद जो ये लॉन्च की गई 2019 में, क्या है सही है तो सही लगाओ, गलत है तो गलत का निशान लगाओ। पूछा क्या गया उस हिसाब से आंसर करो ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इसका क्या उद्देश्य क्या है, गाँव को गोद लेकर किसानों को नियमित आधार पर आवश्यक जानकारी ज्ञान और सलाह देना है। क्या सही लग रहा है तो सही लगाओ, गलत लग रहा है गलत लगाओ। हाल ही में मेरा गाँव मेरा गौरव पहल के तहत गोवा के इब्राहिमपुर, वेलिंग और पारा गाँव की में सफाई अभियान चलाया गया। सही लग रहा तो सही लगाओ, गलत लग रहा तो गलत लगाओ भाई। ठीक। और उसके बाद जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये वाली बात है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहला वाला स्टेटमेंट इसमें खाली गलत है, 2019 से 2015 से चालू हुआ है, बाकी सब कुछ सही है। ये एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाली स्कीम है। मतलब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी जो भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो फार्मर्स तक पहुंचाओ, और ताकि फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बदलती चीज़ों को, क्लाइमेट को, उन सबको अडॉप्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन या फिर प्रोडक्शन कर सके। तो फार्म टू जो है लैब टू लैंड वाली प्रोसेस को बताता है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोसेस खत्म होता है सेशन, और कल आप लोग से फिर से मिलेंगे। अगर आप लोग अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग को अगर ये PDF चाहिए और कोई गाइडेंस जैसे हम लोग चाहते हैं और दे रहे हैं आप लोगों को, अगर पर्सनल गाइडेंस आप लोग को चाहिए तो आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। ठीक। सिंगल स्टॉप होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग के लिए नंबर है 8564880530, 9696066089 पर। UPSC का 31 जनवरी से हमारा पेड ग्रुप नया चालू हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी तुरंत भी ज्वाइन कर सकते हैं। EPFO का ऑलरेडी स्टार्टेड है 2020 के लिए, ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। पेपर पास आ रहा है, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।